अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ दिबाचा बाय निगाह राहेल पार्ट 25। मिराए जमरी खातून लिविंग रूम के सोफ़े पर बैठी थी और उनकी आंख लग गई थी। ख्वाब में कुछ देखने के बाद वो घबरा कर उठी। उनकी ज़बान से मिराए का नाम सुनकर नैना जो अभी वहीं आ रही थी फ़ौरन उनके पास आई। उनकी आंखें सुर्ख थी और चेहरे पर परेशानी खूब वाज़ेह थी। आने, आप ठीक तो है ना? उसने परेशानी के आलम में उनसे पूछा और उनके पास बराबर में सोफ़े पर आकर बैठी। नैना, मिराए आ गई? उन्होंने पूछा तो उसने धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। क्या तुमने उसे कॉल की? उन्होंने तुरंत पूछा। जी, मैंने उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार कॉल की है, मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही, उसने परेशान कुन लहजे में कहा। तो जमरे खातून भी मज़ीद परेशान हुई। वो कार ड्राइव कर रही होगी ना, इसलिए फ़ोन नहीं रिसीव कर रही, उन्होंने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा। तो नैना भी इस बात में सर हिला दिया। वैसे रास्ता तो सिर्फ 1 घंटे का ही था, अब तो 2 घंटे गुजर गए हैं। और अब की बात जमरे खातून ये कहते हुए मज़ीद घबरा सी गई। कुछ था जो उन्हें परेशान कर रहा था, वो क्या जाने कि उनका दिल और दिमाग आखिर क्यों परेशान है। नैना ने उन्हें काफ़ी देर हौसला दिया, लेकिन उनकी परेशानी में कोई कमी ना आ सकी। चंद लम्हे बाद नैना को अपने फ़ोन के बजने की आवाज़ आई तो उनके सामने पड़ी मेज़ पर से अपना मोबाइल उठाया और स्क्रीन की जानिब देखा। वो कोई अनजान नंबर था। उसने फ़ोन काट दिया। उसे इस तरह की कॉल्स अक्सर मौसूल होती रहती थी, तो वो अब उनसे तंग आ गई थी। लेकिन अब उसका फ़ोन दोबारा बजा और उसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उठा लो फ़ोन, मैं अब ठीक हूँ, तुम जाकर बात कर लो। जमरे खातून के कहने पर वो लिविंग रूम से बाहर निकली और फिर उसने कॉल रिसीव की। नैना एहसन बात कर रही है? दूसरी जानिब से किसी ने भारी मर्दाना आवाज़ में पूछा। जी, आप कौन? उसने नासमझी से पूछा। मैं हारिब बात कर रहा हूँ, अब्बास अहमद साहब का असिस्टेंट। दूसरी जानिब से उसने जवाब दिया। तो नैना के चेहरे के तासुरात बदले। उसकी काफ़ी महीनों से अब्बास अहमद से बात नहीं हुई थी। और आज अचानक उसके असिस्टेंट को नैना को कॉल करना, ये उसे समझ ना आ सका। ये काफ़ी गैर मुतवक्का कॉल थी। जी कहिए, उसने गहरी सांस लेकर कहा। उनकी आज सुबह ही डेथ हो गई है, दूसरी जानिब से उस शख्स ने एक तवील खामोशी के बाद कहा। तो नैना की आंखें खुली की खुली रह गई, उसके पाँव तले ज़मीन ही निकल गई। क्या? किसकी? चंद लम्हे बाद उसने पूछा तो उसके लहजे में बहुत कुछ था। अब्बास साहब की, उस शख्स ने फ़ौरन ज़ख्मी अंदाज में कहा। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने तो मुझे, उसने बेयकीनी और सदमे की सी कैफियत में कहा। तो हारिब ने उसकी बात मुकम्मल ना होने दी। नैना के लहजे में बेयकीनी, हैरानी, दुख, तकलीफ़ और अफसोस सब कुछ था। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं आपको आपकी अमानत पहुंचा दूं, उसने कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। नैना फ़ोन को अपने हाथ में पकड़े वहीं साकित सी खड़ी रही। वो जैसे अपने हवास खो बैठी हो। उसे बिल्कुल इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि एकदम ये हुआ क्या था। अगर उसे अभी कोई भी शख्स देख लेता तो वो यही कहता कि वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गई थी, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत थी। बुराक कार ड्राइव कर रहा था। कार की रफ्तार अभी भी इतनी ही तेज़ थी। साथ वाली फ्रंट सीट पर गिरा हुआ मोबाइल बजने लगा तो उसके तने हुए आसाब कुछ ढीले हुए। उसे लगा कि मिराए की कॉल है। उसने फ़ौरन मोबाइल उठाया, नंबर देखे बगैर कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाया। दूसरी जानिब से उसने जो अल्फाज सुने, उनको सुनने के बाद वो बिल्कुल साकित सा रह गया। उसने कार सड़क के किनारे पर रोकी। जी मिराए यामान, वो मेरी बहन है, क्या हुआ है उसे? उसने तेज़ चलती हुई सांसों के साथ पूछा। हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनकी डेथ हो गई है। ये एक जुमला जो दूसरी जानिब से उस शख्स हिचकिचाते हुए कह रहा था, उसे सुनकर बुराक अपने हवास जैसे खो बैठा था, गोया आसमान तहलील होकर उसके सर पर चट्टानों की शक्ल में गिर रहा हो। मैं आपको अस्पताल का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुँच जाए। मोबाइल उसके हाथ से कब नीचे गिरा, उसे इस बात का इल्म भी ना हो पाया। उसे लगा कि उसकी सांसें जैसे बंद हो रही हो। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर सड़क के एक किनारे पर खड़ा हुआ। घने दरख्तों के साए उसके ऊपर गिर रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक रवा थी, लेकिन उसके लिए वक्त रुक सा गया था। उसने एक के बाद एक गहरी सांस लेना शुरू की। सांस लेने में आज उसे बहुत दुश्वारी हो रही थी। नीली आंखें आज नम थी, बहुत नम, लेकिन उनमें से अभी आंसू नहीं बरसे थे, क्योंकि अभी एक उम्मीद थी उसके दिल में कि शायद वो फ़ोन कॉल जाली हो, शायद किसी ने उससे मजाक किया हो, और अगर ये एक मजाक था तो बहुत ही घटिया मजाक था। लेकिन ये सब सोचने के बावजूद वो अपनी इन झूठी तसल्लियों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसकी हालत किसी जख्मी शेर की मानिंद थी। ज़रूरी था हमारा बिछड़ना। हम गलतियाँ करते हैं। हम गलतियाँ क्यों करते हैं? बहैसियत इंसान हम गलतियाँ करने जा रहे हैं। यही चीज़ हमें इंसान बनाती है
और अक्सर औकात सीखने का सबसे मौसर तरीका गलतियों से होता है। हम सिर्फ इसलिए गलतियां नहीं करते कि हम चाहते हैं, गलतियों से हम जिंदगी में तरक्की करते हैं। गलतियों के ज़रिए हम इंसानों के तौर पर तैयार होते हैं। गलतियों के ज़रिए हम चीज़ों में बेहतर बन जाते हैं। हमसे पहले लोगों ने गलतियां की, हम उनके बाद गलतियां कर रहे हैं और वो है जो हमारे बाद गलतियां करेंगे। गलतियां हमें ज़िंदगी में तजुर्बात करने के अच्छे मौके फराहम करती है। गलतियों के बगैर हमें ज़िंदगी का कोई तजुर्बा नहीं होता और तजुर्बे के बगैर हमें ज़िंदगी में कोई सबक नहीं मिलता। तजुर्बा बेहतरीन उस्ताद है और गलतियाँ अच्छे सबक देती है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तमाम इंसान गलतियाँ करते हैं। जो चीज़ किसी शख्स के किरदार का तयन करती है वो गलतियाँ नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि ये इस तरह है कि हम इन गलतियों को कैसे लेते हैं और उन्हें बहाने की बजाय सबक में बदल कैसे देते हैं। गलतियाँ तय करती है कि हम कितने मजबूत हैं। अगर आप उस गलती को कबूल करते हैं जो आपने अभी की है और उससे सीखे, आप एक मजबूत मखलूक है। अगर आप कबूल नहीं करते और गलतियों को ज़्यादा से ज़्यादा करने पर इसरार करते हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। नज़्म। मेरी किस्मत में गमगर इतना था, दिल भी यार अब कई दिए होते। वो अस्पताल के दाखिले दरवाजे को पीछे की तरफ ढकेल कर अंदर दाखिल हो रहा था। उसके कदम तेज थे, बिल्कुल उसकी धड़कनों की तरह। सूरज की सुनहरी किरणें आज कुछ ज़्यादा ही तैश से भरी थी। उनमें हद दर्जा की तपिश थी। उसकी आंखों में कुछ था, एक उम्मीद कि शायद वो यहाँ ना हो, कि उसने जिसका नाम सुना था वो कोई और हो। डॉक्टर्स उसे उस कमरे तक ले जाने लगे जहाँ वो मौजूद थी, बल्कि वहाँ तो सिर्फ उसका जिस्म मौजूद था, उसकी रूह नहीं। कमरे का दरवाज़ा एक डॉक्टर ने खोला और वो उनके साथ कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में सफ़ेद सुरमई सी रोशनी चक्कर काट रही थी। दीवार पर लगी खुली खिड़कियों में से तेज़ सूरज की सुनहरी रोशनी खिड़की पर गिरे पर्दों में से गुजरकर सीधा उसके बेड पर आकर गिर रही थी। उस सूरज की रोशनी का ताक़ुब करते हुए बुराक की निगाहें उसकी जानिब गई। वो भारी कदम लेता दिल की तेज़ धड़कनों और सुर्ख आँखों के साथ उस बेड की जानिब बढ़ा। उस बेड पर वो वजूद एक सफ़ेद रंग की चादर से ढका था। डॉक्टर्स भी उसके साथ ही वहाँ खड़े थे। उनमें से एक डॉक्टर ने अपना हाथ उस वजूद के चेहरे के सामने बढ़ाया, इस गर्ज से कि वो उस चादर को हटाकर उस वजूद का चेहरा आया करे। वो घबराहट, खौफ, तकलीफ़ का शिकार था। दिल बार बार तमन्ना, इल्तिजाए, दुआएं करने में मसरूफ़ था। और फिर उस डॉक्टर ने वो सफ़ेद चादर उसके चेहरे से उठाई। डॉक्टर्स उसके कमरे तक आने और उस बेड के सामने पहुंचने तक उससे बहुत कुछ कह चुके थे, जिसका एक लफ्ज़ भी उसकी समझ में नहीं आया था। वो हवास बाख्ता था और मज़ीद हवास बाख्ता होने वाला था। सफ़ेद चादर उठाई तो सूरज की तेज़ सुनहरी किरण उसके चेहरे पर आकर गिरी। उसका चेहरा देखते ही बुराक के जिस्म में करंट सा गुजरा। उस लाश का चेहरा जगमगाने लगा था, मगर उस चेहरे को देखकर यूँ मालूम होता कि वो पहले से ही जगमगा रहा था। चेहरे पर जगह जगह खराशों के निशान थे, गहरी चोटें थी, लेकिन फिर भी एक रोशनी थी उसके चेहरे पर। उसके कदम लड़खड़ाया, दिल डूब गया, सांस अटका, जैसे कोई फंदा उसके गले में लटका दिया हो। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक गहरी खाई में गिर गया हो, लेकिन दर हकीकत खाई में वो नहीं, बल्कि वो गिर चुकी थी, जहाँ से उसकी आवाज़ उस तक कभी नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि ये सब कुदरत पर था, उनकी किस्मत पर। वो घुटनों के बल झुक सा गया। डॉक्टर्स उसकी जानिब उसे सहारा देने के इरादे से बढ़े तो उसने अपने हाथ से उन्हें अपनी जगह ठहर जाने का इशारा किया। वो वहीं रुक से गए और घुटनों के बल बैठा साकित सा वो उसे देखता रहा था। उसकी नीली आंखें बोझल हो रही थी और फिर उसकी आंखें भर आई, जो बरसना चाहती थी लेकिन बरस नहीं पाई। वो मर्द था, तन्हाई में आंसू बहा सकता था, मगर सबके सामने नहीं। डूबते दिल के साथ वो ज़मीन से उठा। उसकी ये हालत वहाँ खड़े डॉक्टर्स ने भी देखी थी, लेकिन वो उससे हौसला देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। वो काफ़ी अरसे से नहीं रोया था, लेकिन आज उसका ये रिकॉर्ड टूट गया था। किसने किया ये? किसने किया? उसने लड़खड़ाती और कांपती सी आवाज़ में पूछा। देखिए, आपको सब्र से काम लेना होगा। वैसे तो ये पुलिस केस है, क्योंकि उन्हें इस डॉक्टर ने मिराए की जानिब हाथ से इशारा किया, गोली लगी है। अगले ही पहल बुराक का दिल मज़ीद डूबने लगा। लेकिन अजीब बात यह है कि वो अधेड़ उम्र डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल करने के लिए अल्फाज का इंतखाब नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये बात करते हुए उसका दिल और दिमाग घबरा रहा था, वैसे ही वो जानता था कि सामने खड़े शख्स की ये सुनकर क्या कैफियत होगी।
के बुराक ने अब की बार बुलंद आवाज़ में कहा तो डॉक्टर मजीद घबरा सा गया। गोली लगने के बावजूद ये बात तो सबको मालूम है कि किसी भी शख्स की पूरी जिस्म की हड्डियां चूर चूर नहीं होती। उन्होंने एक गहरा सांस लिया तो उनके सामने खड़े शख्स के दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक गई। उनकी हालत देखकर ये मालूम होता है कि इनके ऊपर से किसी भारी भरकम चीज़ को गुजारा गया है और उनके जिस्म पर निशानात देखकर तो यही समझ में आता है कि उन्हें गाड़ी तले कुचला गया है। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की तो बुराक के चेहरे पर एक के बाद एक रंग और तासुर आकर गुजरा। दोपहर हो चुकी थी, वक्त काफ़ी गुजर चुका था। उसने मोबाइल पर वक्त देखा तो वो अपने बेडरूम से बाहर निकली। उसने अपने हाथ की पुष्ट से अपनी आंखें रगड़कर अपने आंसू साफ किए। वो उनके पास लिविंग रूम में आई जहां अब वो बेचैनी के आलम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। आनिया बैठ जाए, मैं कॉल कर रही हूँ। बुराक को भी वो मिराए को भी वो कॉल रिसीव कर लेंगे। वो अपने मोबाइल पर दोबारा मिराए को कॉल मिलाते हुए जमरे खातून को हौसला दे रही थी, लेकिन अब की बार जमरे खातून कोई जवाब नहीं दे रही थी। उनका दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। वो माँ थी, अपनी औलाद की तकलीफ़ उन्हें भी महसूस हो रही थी, ख़ास तौर पर वो तकलीफ़ जो औलाद के बिछड़ने की हो। वो खामोशी से उनके पास सोफे पर बराबर में आकर बैठी। उसके ऊपर कुछ ही देर पहले होने वाले इंकशाफ ने उसे काफ़ी गमज़दा और परेशान कर दिया था, लेकिन फिर भी वो जमरे खातून के सामने कुछ भी जाहिर नहीं होने दे रही थी कि वो किस कदर गमज़दा और परेशान थी। आने अल्लाह पर भरोसा रखिए, सब खैरियत होगी इंशाअल्लाह। उसने उन्हें तसल्ली दी तो उन्होंने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर वहाँ खामोशी छाई रही। वो जमरे खातून के कंधे को नरमी से सहलाते हुए उन्हें तसल्ली देती रही, लेकिन इस तसल्ली का कोई फ़ायदा ना रहा। उनके कानों के पर्दों पर जब वो आवाज़ गूंजी तो वो घबरा कर सोफ़े से उठी। वो एम्बुलेंस की आवाज़ थी जिसने जमरे खातून को फ़ौरन सोफ़े से उठ खड़ा होने पर मजबूर किया था। नैना भी ये आवाज़ सुनकर घबरा गई। उन दोनों का दिल अंदर ही अंदर डूबने लगा। एम्बुलेंस की आवाज़ अभी तक जारी थी और तब इसमें उनके घर के दाखिली दरवाजे के खुलने की आवाज़ ने खलल पैदा किया। जमरे खातून दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर फ़ौरन लिविंग रूम से बाहर निकली। नैना ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी परेशान थी, लेकिन जमरे खातून उसकी बात सुने बगैर ही लिविंग रूम से बाहर चली गई। नैना उनके साथ ही लिविंग रूम से बाहर निकली। बुराक अब घर में दाखिल हो चुका था। जमरे खातून उसे आता देखकर उसकी जानिब छोटे छोटे कदम चलती हुई एकदम ठहर सी गई। उन्होंने आज तक अपने बेटे को इस हालत में नहीं देखा था। वो उदास, बिखरा बिखरा और कमज़ोर नज़र आता एक माँ की नज़र थी। वो बेगाना, तैश से भरपूर, दिलो दिमाग में बदले की आग लिए नज़र आता। ये एक बीवी की नज़र थी, बल्कि ये तो उसकी सुल्ताना की नज़र थी। बुराक, क्या हुआ है? जमरे खातून ने गले से निकलती लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। वो खामोश रहा, नज़रें झुकाए, बेहद खामोश। बुराक, मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? हाँ, मिराए कहाँ है? अब की बार उनके दिल पर मज़ीद बोझ पड़ा। उसकी खामोशी उनके दिल को मज़ीद डुबो रही थी। नैना ये सब खामोशी से देख रही थी। वो बेयकीनी का शिकार थी। उसने कभी बुराक को इस हालत में नहीं देखा था, यूँ जैसे उसे शिकस्त, अजीम हार और तबाही मिली हो। उसने जवाबन कुछ कहना चाहा, मगर उसकी ज़बान उसके दिल और दिमाग का साथ नहीं दे रही थी। तुम अब मेरे सब्र को आजमा रहे हो, जल्दी बताओ मुझे। वो हुर्राई। आने मिराए नहीं रही। उसे नज़रें उठाकर उनकी जानिब देखा और शिकस्त खूर्दा लहजे में कहा। जमरे खातून ही सुनकर साकित सी रह गई। उनकी आंखें नम हो गई, बेहद नम। आँख से लुढ़कता हुआ आंसू उनके गाल को छू गया और फिर उनकी आंखों से मुतवातिर आंसू बहने लगे। वो सामने रखी कुर्सी पर धीरे से बैठी। बुराक ने उनको सहारा दिया। वो हवास बाख्ता हो चुकी थी। नैना बुराक की जानिब बढ़ी तो उसने उसे बस इतना ही बताया कि मिराए अब नहीं रही, लेकिन ये सब अभी उसने उन दोनों को नहीं बताया था कि उसकी मौत कैसे वाक़ई हुई। मिराए की मौत की खबर ने नैना के ऊपर एक और इंकशाफ, बल्कि एक और क़यामत बर्पा कर दी। वो जमरे खातून के बराबर में रखी कुर्सी पर धीरे से बैठी। उसकी आंखों में से भी मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो इस वक्त जमरे खातून को भी तसल्ली नहीं दे सकती थी। इतने कम अरसे में उसका उन सब के साथ जितना ताल्लुक़ मजबूत हुआ था, इतना ही उसने मिराए के साथ भी ताल्लुक़ मजबूत हुआ था। यूँ किसी अपने का एक दम चले जाना किसी क़यामत से कम नहीं होता। जमरे खातून सिसक रही थी। बुराक उन्हें कोई तसल्ली नहीं दे रहा था, क्योंकि इस वक्त वो इस हाल में नहीं था कि वो किसी को तसल्ली दे। उनके रोने की आवाज़ जब कुछ बुलंद होना शुरू हुई तो उन्होंने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे, जैसे खुद को चिल्लाने से रोका हो, और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। नैना और बुराक उन्हें भीगी आंखों से यूँ आंसू बहाता देख रहे थे।
उनके चेहरे पर अब बहुत कुछ था, हद दर्जा की बेयकीनी, तकलीफ, गम, लेकिन बुराक के दिल, दिमाग, निगाहों और चेहरे पर कुछ और भी था, पछतावा। वो आ गई शाम अपनी राहों में फर्श अफसरदगी बिछाने। शाम के साए धीरे धीरे सिमट रहे थे। शाम बहुत उदास थी। सूरज जाते जाते लहू के जैसे रंग बिखेरने पर तुला हुआ था। हर सुबह नारंगी शुआओं में कुछ ज़्यादा ही सुर्खी झलक रही थी। मैयत की तदफीन हो चुकी थी। उनके घर में बहुत से लोगों का रश लगा हुआ था। एमरे चचा, अहमद, एरन, यहाँ तक के दीनदार बे भी उन्हें इस दुख और तकलीफ़ में हौसला देने के लिए मौजूद थे। वो सब बुराक के साथ बाहर लॉन में मौजूद थे। जमरे खातून ड्राइंग रूम में हवास बाख्ता सी हालत में फर्श पर बैठी थी। उनकी आंखें बरस बरस कर सूज चुकी थी। ऐसी ही हालत नैना की भी थी, लेकिन उसने उनको सहारा देना था, इसलिए उसने काफ़ी हौसला और सब्र किया हुआ था। वो आ गई रात चांद तारों की अपनी आज़र्दगी सुनाने की। शाम के गहरे साए फना हुए तो रात के अंधेरे ने अपने पर इस्तंबुल पर फैला दिए। शाम की तरह ही ये रात, ये अंधेरा, उफ़क़ पर चमकता हुआ चांद बहुत उदास लग रहा था। जिस तरह से वो अंधेरा सारी कायनात पर छाया था, वैसे ही वो अंधेरा उन सब के दिलों पर भी छाया था। जमरे खातून की तबीयत काफ़ी नासाज थी। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने का कहा था। उन्हें डॉक्टर्स ने नींद की दवाई भी दी थी, जिस वजह से वो अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। उन्हें ये ज़बरदस्ती दी गई थी, वरना वो तो कुछ खाने पीने से राज़ी न थी। खाने पीने पर राज़ी न थी। वो आज जिस गम का शिकार थी, उसमें उन्हें खाना पीना कहाँ याद रहना था। ये इन तीनों के लिए एक आजमाइश थी। एक माँ का अपनी औलाद से बिछड़ जाना, एक भाई का अपनी बहन को खो देना, एक दोस्त का अपनी वफादार दोस्त से जुदा हो जाना। नैना इस वक्त जमरे खातून के पास उनके कमरे में ही मौजूद थी। कमरे की बत्तियां बुझी हुई थी। वो सामने रखे सोफे पर निढाल सी होकर टेक लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में से अभी भी आंसू बह रहे थे। आज का दिन अगर बुराक और जमरे खातून के लिए एक क़यामत लाया था, तो नैना के लिए ये दिन एक नहीं बल्कि 2 बार क़यामत लाया था। कमरे में बेहद खामोशी थी और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़, बुझी हुई बत्तियां जली, कदमों की आवाज़। उसने फ़ौरन दरवाजे की जानिब निगाह दौड़ाई। बुराक हमान कमरे में दाखिल हो चुका था। उसे देखकर नैना फ़ौरन सोफे से उठी। सिंह आंखें नीली आंखों से टकराई तो सिंह आंखों में से एक आंसू बहता हुआ उसके गाल को छू गया, जिससे उसने हाथ से धीरे से साफ़ किया। वो उसकी जानिब आहिस्तगी से बढ़ी ताकि जमरे खातून उठ न जाए। उस तक पहुँचते ही बुराक ने एकदम उससे निगाहें चुराई, यूँ कि वो अपनी आंखों में मौजूद नमी या शायद वो बारिश जो बरसना चाह रही थी उसे छुपा ले, लेकिन वो नाकाम रहा था। नैना ने उस बारिश को देख लिया था। आने की तबीयत कैसी है? उसने जमरे खातून की जानिब देखते हुए ज़ख्मी से अंदाज में पूछा। पहले से बेहतर है, डॉक्टर्स कह रहे थे कि कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगी। उसने भी उनकी जानिब देखते हुए तासुब भरे लहजे में कहा तो बुराक ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। वह आहिस्तगी से चलता हुआ कमरे से बाहर निकला। नैना ने कमरे की बत्तियां बुझाई और दरवाजे को धीरे से बंद करते हुए वो भी कमरे से बाहर निकली। जमरे खातून का कमरा बालाई मंजिल पर नहीं था। उनके कमरे से बाहर लिविंग रूम था। वहाँ आज कुछ बत्तियां जल रही थी और कुछ बुझी थी, बिल्कुल उनके दिलों की तरह। बुराक वहाँ पड़ी रोलिंग चेयर को खींच कर बैठा और फिर उसे टेक लगाकर उसने गहरी सांस ली। नैना कुछ लम्हे उससे थोड़ा फासले पे खड़ी उसे यूं ही देखती रही। अल्फाज उसके लिए कभी मुश्किल न थे, लेकिन आज अल्फाज को ज़बान तक लाने में उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, या शायद उसे समझ नहीं आ रही थी कि बुराक से क्या कहे। वो धीरे से बुराक की जानिब बढ़ी और उसके सामने रोलिंग चेयर के साथ फर्श पर घुटनों के बल बैठी। दीवार पर एक खिड़की थी जिसके पर्दे हटे हुए थे। उसमें से आसमान पर चांद चमकता हुआ नजर आ रहा था। बुराक की नज़रें उस चांद पर जमी थी। नैना कब उसके सामने आकर बैठी उसका उसे अंदाज़ा हो गया था, लेकिन फिर भी उसने उसकी जानिब देखा नहीं। कुछ था उसकी नज़रों में, पछतावा और शिकस्त। वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। क्या देख रहे हैं? उसने बमुश्किल आवाज़ निकालते हुए पूछा। ये एक बहुत ही अहमकाना सवाल था जो उसकी ज़बान से खुद ब खुद अदा हुआ था। तुम जानती हो मिराए का मतलब क्या है? बुराक ने चांद पर नज़र जमाए हुए नैना से सवाल पर सवाल कर डाला। वो बिखरा हुआ, बेहद बिखरा हुआ और ज़ख्मी सा लग रहा था। नैना ने उसका सवाल सुनकर नफ़ी में सर हिला दिया। उसकी नज़रें मुतवातिर उसे ही घूरने में लगी हुई थी। शायद उसे उसकी जहनी कैफियत ठीक नहीं लग रही थी। मिराए का मतलब है चांद की तरह। बुराक ने अब की बार नैना की जानिब देखते हुए कहा। उसने सुनकर इस बात में सर हिला दिया। कुछ पल वहाँ खामोशी रही। घर आज साए साए कर रहा था। उस जैसी खामोशी उनके घर में कभी नहीं हुई थी।
मिराए के साथ ये सब किसने किया? नैना ने लड़खड़ाती हुई ज़बान के साथ पूछा। ये वो सवाल था जो बुराक के लिए बहुत तकलीफदा था। वो चंद लम्हे खामोश रहा, उसकी हलक में कुछ अटका। मिराए के साथ? उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो कहता हुआ रुक गया। उसने नैना से नजरें हटाकर दोबारा से आसमान पर चमकते हुए चांद की जानिब अपनी निगाहें दौड़ाई। उसने चंद लम्हे बाद कुछ कहने के लिए अपने लब खोले तो वो अपने अल्फाज अदा न कर पाया। मिरात, इस ही ने किया है ये सब। और इस जुमले को सुनकर वो दोनों शॉक्ड रह गए, क्योंकि ये ना ही बुराक ने कहा था और ना ही नैना ने। ये जुमला उनके सामने कमरे का दरवाज़ा खोले खड़ी जमरे खातून ने रंधी हुई आवाज़ में कहा था। बुराक के चेहरे पर बहुत कुछ था, जिसमें पछतावा अभी शामिल था, और नैना के चेहरे पर ना समझी। आने आपको कैसे मालूम? वो ये कहता हुआ रोलिंग चेयर से उठा। तुम्हें क्या लगा था बुराक, तुम दोनों बहन भाई कुछ भी करते रहोगे और मुझे मालूम नहीं होगा? उन्होंने हलक में फंसी हुई आवाज़ के साथ कहा। आने, आप इधर आए, बैठकर बात करते हैं। ये कहते हुए वो जमरे खातून की जानिब बढ़ा और उसने और नैना ने उन्हें नरमी से बाजू से थाम कर उन्हें सामने रखी रोलिंग चेयर पर बिठाया। वो मिरात कभी खुश नहीं रह पाएगा, तुम देखना, वो बहुत पछताएगा, बहुत। उनकी आंखों में से अब उबलता हुआ गर्म पानी बरसने लगा। आपको ये सब कैसे मालूम? बुराक ने चंद लम्हे बाद उन्हें तसल्लियाँ देने के बाद पूछा। वो सवाल था जिसका जवाब ना ही बुराक के पास था और ना ही नैना के पास। उसका सवाल सुनकर जमरे खातून ज़ख्मी से अंदाज में मुस्कुराने लगी। उनके मुस्कुराने की वजह उन्हें समझ ना आई। अक्सर बच्चों को लगता है कि वो सब जानते हैं, लेकिन बेटे, उन्होंने बुराक के कंधे पर अपना हाथ रखा। माँ जो है ना, आप उससे कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते। उन्होंने आंसुओं की बारी जारी रखते हुए कहा तो बुराक ने प्यार से उनका सर अपने कंधे पर रखा और उनका हाथ एहतराम से चूम लिया। उसकी आंखें भी अब बरसने लगी थी। वो सबके सामने अपने आंसुओं पर काबू पा सकता था, लेकिन अपनी माँ के सामने वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सकता था। जिस दिन मिराए को तुम मिरात की हकीकत बता रहे थे, तब मैं मिराए को किसी काम से उसके कमरे में बुलाने गई थी। वो मिराए का कमरा था जहां बुराक उसे मिरात की हकीकत बता रहा था, तो दूसरी जानिब मिराए की आंखों में उसे आंसू बरस रहे थे। जमरे खातून ने आहिस्तगी से कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और फिर वो अंदर कमरे का मंजर उन दोनों की निगाहों से छुप कर देखने लगी। वहाँ मैंने तुम्हें जब देखा तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि तुम काफ़ी परेशान लग रहे थे। वो ज़ख्मी से अंदाज में हल्का सा मुस्कुराई। जब मैंने मिराए को रोते देखा, उन्होंने हाथ की पुष्ट से अपने आंसू साफ किए। मुझे उसी लम्हे अंदाज़ा हो गया था कि कोई मसला है। उन्होंने चंद लम्हे का वक्फा लिया। मैं वहीं खड़ी रही, तुम दोनों को सुनने लगी। मैंने सोचा कि वो कहते हुए रुकी। मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी, लेकिन मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया। जानते हो बुराक, मैंने अपना फ़ैसला क्यों बदला? उन्होंने उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा तो बुराक ने नफ़ी में सर हिला दिया। नैना ये सब सुन रही थी तो उसके चेहरे पर एक के बाद एक रंग आकर गुजर रहा था। इतना कुछ हो गया उनकी ज़िंदगी में और मुझे कुछ मालूम भी नहीं। नैना ने दिल ही दिल में हैरान होते हुए सोचा। मैंने देखा कि मिराए बदल रही है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, वो बेहतर हो रही है। उन्होंने अपने हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। उनकी आंखों में मिराए के लिए मोहब्बत, इज़्ज़त, सताइश, हर मज़बूत जज्बा और एहसास था। और फिर मैंने एक दिन मिराए को कुरान पढ़ते हुए देखा। उनकी आंखों में एक ख़ास चमक उमड़ आई। तुम जानते हो, उस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं मिराए से कभी उसकी गलतियों के बारे में नहीं पूछूंगी, क्योंकि उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे सामने शर्मिंदा हो, वो मेरे सामने सर उठाकर बात ना कर सके, वो मुझसे नज़रें ना मिला सके। सिर्फ मिराए के लिए मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं कहा। बुराक ने उन्हें नरमी से गले लगाया, लेकिन वो कुछ कह ना सका। कभी कभी सबसे मुश्किल काम कुछ कहना लगता है। रात गहरी हो चुकी थी, बेहद गहरी। जमरे खातून की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिस वजह से वो गहरी नींद के साए में दोबारा डूब चुकी थी। बुराक कुछ देर उनके कमरे में उनके पास ही रहा ताकि वो सो जाए, क्योंकि अगर वो जागती रहती तो उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज हो सकती थी। उनके सोने के बाद वो उनके कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो उसे नैना कहीं दिखाई न दी। उसके बुझे हुए चेहरे पर नासमझी की लहर झलकी और फिर घबराहट और खौफ की लहर ने उसे आ घेरा। किसी अपने की गैर मौजूदगी इस वक्त उसके लिए खतरे के अलार्म से कम न थी। फिर अचानक उसके जहन के पर्दों पर कुछ झलका। वो खिड़की की जानिब बढ़ा और खिड़की का पर्दा पीछे की तरफ करते ही उसने उससे बाहर देखा।
नेटोरियम के सामने ज़मीन पर बैठी वो चांद को देख रही थी। उसके सियाह बाल एक ढीली सी पोनी में बंधे थे जो एक तरफ को गिर रहे थे। चांद की रोशनी पूल के नीले पानी के ऊपर रक्स कर रही थी। वो चंद लम्हे इस मंजर को देखता रहा और फिर खिड़की को पर्दों से ढककर वो कमरे से बाहर निकला। नैना की आंखों में आज बहुत कुछ था। उसके कंधों पर आज जैसे कोई बोझ सा पड़ गया था और जहन में तो उसके आज कई सोचों का तूफान चल रहा था। हालात ही कुछ ऐसे थे, एकदम ही इतना कुछ हो गया, उसकी उम्मीद किसी को ना थी। मुझे पाकिस्तान जाना होगा, लेकिन उसके जहन में बार बार यही बात उमड़ रही थी। बेशक मीराए से उसका ताल्लुक काफ़ी गहरा था और ये दुख भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर भी उसका अब पाकिस्तान जाना कई वजूहात की बिना पर ज़रूरी नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी था और वो इस हकीकत से मुंह भी नहीं फेर सकती थी। नैना उसके कंधे पर अपना हाथ नरमी से रखकर बुराक ने उसे पुकारा तो वो घबरा कर ज़मीन से उठी। वह हैरान हुआ, उसकी ऐसी हालत बुराक ने कभी नहीं देखी थी। सॉरी, मैं बस वो कहने के लिए अल्फाज तलाश करने लगी। कोई बात नहीं, बैठो, बुराक ये कहता हुआ पूल के सामने बैठ गया। नैना भी उसके बराबर में आकर बैठी। कुछ लम्हे वहाँ खामोशी ने अपना बसेरा किए रखा। ये जुलाई का महीना था, लेकिन आज हवा में नमी थी। ठंडी हवा की बहुत हल्की सी लहरें थी। इस खामोशी में इस वक्त सिर्फ ठंडी हवा के इर्द गिर्द रक्स करने की आवाज़ शामिल थी। तुम पाकिस्तान चली जाओ। चंद ही लम्हे बाद बुराक ने खामोशी तोड़ डाली। नैना ये सुनकर हैरान हुई। उसने पूल के पानी पर जमाई हुई नज़रें उठाकर बेयकीनी से बुराक को देखा, जो बेहद बिखरा हुआ लग रहा था। बुराक ने उससे वही कहा जो वो उससे कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से ये सुनकर उसे हैरत, बेयकीनी और तकलीफ हुई। क्या? उसे नासमझी से पूछा। तुम पाकिस्तान वापस चली जाओ। उसने नैना से नज़रें हटाकर पूल के पानी के ऊपर नज़रें जमाई, जिन पर अब चांद की रोशनी रक्स करती हुई उसे कोई मुसरत नहीं दे रही थी जिसे कुछ दिन पहले दिया करती थी। क्यों? सवाल फ़ौरन पूछा गया। क्योंकि मैं अब और किसी को नहीं खोना चाहता। जवाब दो टोक अंदाज में दिया गया। बुराक, उधर भेजकर आपको लगता है कि मुझे कोई नुकसान? सुल्ताना की बात मुकम्मल ना हो पाई। मैं नहीं जानता कुछ, मुझे बस इतना मालूम है कि जब तक मैं इस घटिया शख्स, उसकी नीली आंखों में सुर्खी उतर आई, को ख़त्म नहीं कर देता, तब तक मैं तुमसे और आने से नहीं मिलूँगा। उसने तैर से भरे हुए अंदाज में कहा तो वो साकित सी रह गई। कुछ देर के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, या कुछ कहना चाहिए भी था या नहीं। ठीक है, मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी, उसे नज़र झुकाए हुए काफ़ी तकलीफ अंदाज में कहा। बुराक जो उसे नज़रअंदाज करता हुआ या शायद उसकी तकलीफ़ और उदासी को नज़रअंदाज करता हुआ इधर उधर देख रहा था, एकदम उसके अल्फाज पर चौंका। क्या कहा तुमने? अब हैरान होने की बारी सुल्तान की थी। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँगी। जवाब फिर दो टोक लहजे में आया। वो साकित रह गया था कि वो इतनी जल्दी मान कैसे गई। हैरानी तब ज़्यादा ना होती अगर बात ये ना होती कि वो उससे दूर होने पर राज़ी हो गई है। अगर आप ये मुझसे ना भी कहते तब भी मैं आपसे ये कहने ही वाली थी। उसका ये जुमला सुनकर वो मज़ीद हैरान रह गया। नासमझी और बेयकीनी की लहरों ने उसको जकड़ लिया। क्यों? सवाल चंद लम्हे बाद पूछा गया। नैना हल्का सा मुस्कुराई। उसकी खामोशी ने उसे मज़ीद बेचैन किया। वह पूल के पानी पर दोबारा नज़र जमाए हुए थी और बुराक की नज़रें उसी को समझने की कोशिश कर रही थी। जानते हैं आप, जब मुझे मीराए की खबर मिली तो मैंने अम्मी और बाबा को उस बारे में बताया। वो सब यहाँ आना चाह रहे थे। उसने गहरी सांस ली, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। वो साफ गोई से उसे बता रही थी तो बुराक के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आकर गुजर रहा था। वो भी ये सुनकर ऐसे ही हैरान हुए थे जैसे आप इस वक्त हो रहे हैं। उसने अब सुल्तान की जानिब देखते हुए कहा। कुछ लम्हे का उसने वक्फा लिया। दोनों जानिब खामोशी छाई रही। एक सुनने का मुंतज़िर था और दूसरा कहने का। आपको मालूम है, मीराए की खबर मिलने से पहले मुझे मालूम हुआ था कि मैं इतने अरसे से जिस शख्स के साथ काम कर रही हूँ, वो शख्स जिसने मुझे एक जालिम, हाँ जालिम के ख़िलाफ़ इतने सबूत दिए, मेरी इतनी मदद की, उनकी डेथ हो गई है। सुल्ताना की आंखें अब सुल्तान की आंखों की तरह ही सुर्ख हो गई थी। वो ये सब उसकी आंखों में झांकते हुए कह रही थी। दूसरी जानिब सुल्तान उसके अल्फाज खामोशी से सुन रहा था। और अब मेरा पाकिस्तान जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अब पाकिस्तान ना गई और मैंने वो अमानत जो मुझे उन्होंने देनी थी वो ना ले पाई तो मैं एक गद्दार कहलाऊंगी, जिसके पास जालिम के ख़िलाफ़ सब सबूत थे। लेकिन वो सिर्फ जालिम के ख़िलाफ़ लड़ी नहीं, उसकी आवाज़ अब भीग रही थी। बुराक ने उसके इर्द गिर्द अपने बाजू फैलाए और उसे नरमी से अपने साथ लगाया। दोनों की सूरत हाल इस वक्त एक जैसी थी। दोनों ने किसी को खोया था, किसी अपने को या किसी मोहसिन को। दोनों को शिकस्त हुई थी, बस दोनों ने इकरार कर लिया, ज़बान से नहीं, दिल ही दिल में। कुछ देर वो दोनों एक दूसरे को तसल्लियाँ और हौसला देते रहे और फिर बारी आई थी एक दूसरे की हिम्मत बंधाने की, जिसकी शुरुआत सुल्ताना ने की। बुराक जो भी
जो भी हुआ गलत हुआ, बल्कि बहुत गलत हुआ, लेकिन अब भी मैं और आप हारे नहीं हैं। उसने बुराक के कंधे से अपना सर उठाकर उसे देखते हुए कहा तो उसकी आंखों में अब की बार एक खास चमक उमड़ आई। बुराक उसकी बात सुनकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। नैना को उसके इस तरह मुस्कुराने की वजह समझ में आ गई और उसको उसके इस तरह मुस्कुराने की तौका भी थी। क्या हुआ? इस सवाल का जवाब जानते हुए भी उसने बुराक से पूछा। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम अब अभी भी ये कह रही हो। मुझे मतलब मुझे तुम्हारा नहीं मालूम, लेकिन अपना ज़रूर मालूम है कि मैं हार गया हूँ। उसने चेहरे पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट लिए हुए शिकस्तखोर लहजे में कहा, बुराक, आप सिर्फ तब हारते हैं जब आप हार मान जाते हैं। उसके लहजे में कुछ खास था जिसने चंद लम्हे के लिए बुराक को खामोश करवा दिया। वो उसे खामोशी से देखने लगा। कुछ था उसकी भी आंखों में। जो भी है, मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए जीतना नामुमकिन है। उसके दिल में जो था, जो उसे खटक रहा था, उसने बिला झिझक कह डाला। उसने आज तक अपने दिल की बात यूँ किसी के सामने नहीं कही थी। उसकी बात सुनकर अब नैना मुस्कुराई। बुराक, नामुमकिन को हासिल करने की बात है ना, जहाँ तक तो ये बुरे वक्त से निमटने का सवाल है, क्योंकि उसने वक्फा लिया। बुराक की निगाहें और उसके तासुरात साफ ये बता रहे थे कि वो उसे सुनने का मुंतज़िर था। जब आप एक गैर मुतज़ल्ज़ल रास्ता इख्तियार करते हैं या आपका मकसद बड़ा हो तो आपको नाकामी के लिए तैयार रहना होता है। वो कह रही थी, बहुत एतमाद के साथ वो सुन रहा था, बहुत यकीन के साथ। नाकामी होगी, लेकिन आखिर में आपको मालूम है कौन लोग जीतते हैं? जो हार नहीं मानते, जो हर मुश्किल से निमटने की सलाहियत रखते हैं। उसके अल्फाज बुराक को उम्मीद, यकीन, हौसला और हिम्मत बख्श रहे थे। कुरान पाक की आयत है कि जो ईमान रखते हैं अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। हमें हार का खौफ नहीं रखना। जो हारने से डरता है वो कभी कामयाब नहीं हो पाता, और ना ही हम में किसी को खो देने का खौफ होना चाहिए। खौफ इंसान को बड़े काम करने से रोकता है, और जो हारने से डरता है वो कभी जीतता नहीं। उसने बुराक से नज़रें हटाकर आसमान पर चमकते हुए चांद को देखते हुए बहुत पुरएतमाद अंदाज में कहा, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है बुराक, फिर हम क्यों किसी और से डरे? अब की बार बुराक ने कंधे उचकाए जैसे वो उसकी बात से मुत्तफिक था। जानते हैं, खौफ हमेशा इंसान को कामयाबी से रोकता है। जब आपके अंदर से हार का खौफ ख़त्म हो जाता है तो आप कामयाब हो जाते हैं। वो नहीं जानती थी कि उसके अल्फाज में कितनी तासीर है। उसके अल्फाज बुराक की ज़ख्मी रूह पर मरहम की तरह बरस रहे थे। और जानते हैं, डर और खौफ सिर्फ किसका होना चाहिए? उसने सवालिया अंदाज में एब्रोज का, अल्लाह का। फिर अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया, क्योंकि वही तो कुल कायनात का मालिक है। उसी के हाथ में तो इज़्ज़त और ज़िल्लत है, उसी के हाथ में तो रिज़्क है, वही तो ज़िंदगी और मौत का मालिक है। उसने अपनी बात मुकम्मल की तो नीली आंखें सी आंखों से टकराई। बहुत कुछ था जो खामोशी से एक दूसरे से कह दिया गया था। एक मुस्कुराहट जो उन दोनों के चेहरे पर झलकी। उसने खामोशी से ही बहुत सी बातों का इजहार कर दिया। मैं तुम्हारी परसों की फ़्लाइट बुक करवा देता हूँ, तुम पैकिंग शुरू कर देना कल से। उसने खोए खोए से अंदाज में कहा, ठीक है, आने को आप यहीं रखेंगे? नहीं, वो यहाँ नहीं रह सकती। मैं उन्हें यहाँ रख कर किसी खतरे में नहीं डाल सकता। उसने संजीदगी से अपनी बात कही तो नैना ने उससे ये नहीं पूछा कि वो उन्हें कहाँ भेज देगा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर बुराक उससे बताना चाहता तो बता देता। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नावल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।